देखिए ये जो है आपका पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। इनकी जीवन अवधि सन 1956 से 1894 ईस्वी। इनके आपको जो है जन्म जीवन और आपको याद करनी चाहिए। और आप पहले सबसे पहले जो है जो कि शुरू में लेखक हैं और पाठ का नाम है इनके, लेखक का नाम जो है और पाठ का नाम, लेखक का नाम, ठीक, कौन कौन से पाठ लिखे हैं, किसके रचनाकार कौन है, इस सब आप देख लीजिए। और सबसे पहले, अभी तुम्हारे सभी बच्चे आए नहीं हैं, सबसे पहले आप जो है इस गद्य की भूमिका को पढ़ जाइए, ठीक ना। गद्य की भूमिका जो है पूरा कम से कम 1 से 2 बार आप पढ़ जाइए। 1 से 2 बार पढ़ जाएंगे, उसके बाद जब सभी बच्चे आने लगेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे, तो सारी चीज़ें जो है जब 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो हमको बताने में और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक ना। और ऐसे अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, हम आपको बताएंगे तो उसका कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप सीधे अभी ये गद्य का विकास, इसको आप जो भी भूमिका है इसकी, ठीक ना, इसको आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आपको जो इसमें न समझ में आए, गद्य का विकास आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप हमसे पूछते रहिए, ठीक। और जब सभी बच्चे आ जाते हैं तो जो है बैठ करके सबसे पारी पारा उसको पूछा जाएगा, किसको कहाँ तक याद हुआ, किसको नहीं याद हुआ। और घर पर, अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा बच्चे कम आ रहे हैं, गर्मी का भी टाइम है, आप घर पर अधिक से अधिक प्रयास करिए कि कहीं बाहर मत जाइए। कम से कम आप घर पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक ना। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको आज क्या पढ़ना है, और प्रयास करिए कि प्रतिदिन कम से कम आप 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटे आप पढ़ेंगे, तब जा कर के जो है आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज आप कौन सा विषय किस समय पढ़ना है, कौन सा विषय किस समय पढ़ना है, ठीक ना, इसका एक टाइम टेबल आप घर पर बना लीजिए, ठीक ना। और टाइम टेबल के हिसाब से आप घर पर पढ़िए। जब टाइम टेबल बन जाएगा तो आपका एक क्रम निर्धारित हो जाएगा, इस समय हमको ये विषय पढ़ना है, इस समय ये टाइम विषय पढ़ना है, मैथ, अंग्रेजी, गणित, जितने भी विषय हैं, ठीक ना, आप उसका एक टाइम टेबल निश्चित कर लीजिए। और घर पर पढ़िए, खुद पढ़िए। जब बार बार आप एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे, एक ही पाठ को बार बार पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ बिना टीचर के बताए भी आपको समझ में आ जाएगी। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। जो चीज़ मान लीजिए आपको बात समझ में नहीं आ रही है उसको पेंसिल से आप अंडरलाइन कर दीजिए। और आ करके यहाँ विद्यालय में जब आते हैं फिर हम लोगों से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, चाहे जो भी आपका विषय हो, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, ठीक। तो और प्रयास ये करिए कि जो है घर पर अधिक से अधिक लिखने का भी प्रयास करिए। बोल करके हमेशा गुनगुना करके पढ़ना चाहिए। गुनगुना करके पढ़ने से फायदा होगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ें फालतू आपके आती हैं वो चीज़ नहीं आने पाएंगी, ठीक है ना। आप हमेशा गुनगुना पढ़ेंगे तो आपका हमेशा ध्यान आपकी पाठ पर, किताब पर, पाठ पर ही रहेगा। और आप पढ़िए तो ये ध्यान रखिए कि हम क्या, कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक। तो आप ऐसे हर विषय का एक निश्चित क्रम बना लीजिए। और जैसे आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है 2-2, 4-4 लोगों को, आप वैसे आइए और जो है हम लोगों से हर सब्जेक्ट अपना समझते रहिए। जो भी समय आपको निर्धारित किया गया है अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप यहाँ आते रहिए। देखिए अभी जो है फिलहाल अभी केवल सभी लोग आए भी नहीं हैं, इसलिए अभी आपको बताने में और हमको पढ़ाने में भी थोड़ा सा, जब बच्चे रहते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। अभी संख्या कम है, बहुत आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, हमको भी बहुत नहीं, फिर भी समय थोड़ा, इसमें कोरोना का माहौल चल रहा है, इस समय को देखते हुए, ठीक ना, इस समय को देखते हुए इस समय के हिसाब से भी हमको एडजस्ट करना है। और मान लीजिए इसी में आप आ रहे हैं तो कुछ न कुछ हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, कुछ न कुछ बताते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे। हमारे घर बैठ जाएंगे
तो फिर पता लगा कि आप जितने ही किताब से दूर रहेंगे आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक ना। और अगर कहीं आपके पास समय है, कहीं कोई व्यवस्था है ट्यूशन कोचिंग की भी, तो आप वहाँ भी आप जा कर के अपनी मदद ले भी सकते हैं, ठीक है। घर के लोगों से, गार्जियन से आप राय ले लीजिए। अगर आपके गार्जियन कहते हैं कि आप कहीं जाकर और भी जो चीज़ स्कूल में आपको नहीं समय मिल रहा है, आप नहीं पूछ पा रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं, तो अगर कहीं आपको अगल बगल में कोई आ करके घर पर पढ़ाने वाला, चाहे उनके घर जा करके आपके पढ़ने की व्यवस्था हो, तो आप बिल्कुल निसंकोच जा करके उनके यहाँ पढ़िए, ठीक ना। क्योंकि अब इस समय देख ही रहे हैं सारे स्कूल, सारे विद्यालय बंद हैं। अब इस महीने तक जो है अभी भी बंद ही चल रहा है। फिर आगे जैसा आदेश होगा वैसा करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग पहले तो जितनी बुक है सब्जेक्ट वाइज अपनी बुक ले लीजिए और हर बुक का, हर विषय का एक क्रम बना लीजिए और हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सबका एक टाइम टेबल निश्चित करके आप नहा धो करके, खाना खा करके और समय निश्चित कर लीजिए। आप खेलने का टाइम निश्चित कर लीजिए, पढ़ने का टाइम निश्चित कर लीजिए, ठीक ना। और घर का भी काम है उसको आप देखते रहिए कि हमको घर का भी कुछ सुबह शाम करना पड़ता है। वो टाइम निकाल करके आप जो है अपने समय को जो है एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पहले है हिंदी आपका, मैं आपको बता दिया हूँ कि अभी सभी बच्चे हैं नहीं, फिर भी जो है आप भूमिका, इसको अच्छी तरह से आप पूरी भूमिका पढ़ जाइए, ठीक ना। अब यहाँ भूमिका देखिए आपको दे रहा है गद्य का विकास भारतेंद्र युग तथा द्विवेदी युग। कह रहा है हिंदी गद्य का स्वरूप, स्वरूप मतलब यानी कह रहा है हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, यानी हिंदी की बनावट क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, उसके विषय में आपको भूमिका में दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है हिंदी गद्य का स्वरूप, कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति की अद्भुत कृति है। यानी यहाँ कह रहा है कि मनुष्य जो है प्रकृति की अद्भुत कृति है, यानी मनुष्य जो है प्रकृति का एक रचना है। कह रहा है कि उसकी प्रकृति प्रदत्त अपरिमित ज्ञान उसे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। कह रहा है कि मनुष्य का जो है ज्ञान प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक ना। कह रहे वह अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों तथा विचारों के दो रूपों, यानी अपने बातचीत के माध्यम से अपने भाव और विचार से वो जो है हिंदी के दो रूपों गद्य और पद्य में व्यक्त करता है। यानी कि हम गद्य और पद्य को जो है दो भागों में बांटते हैं, एक गद्य है और एक पद्य, ठीक। कह रहे कि उसकी अभिव्यक्ति के इन रूपों के अव्यक्त, यानी हम जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, कह रहे कि उसके यानी गद्य और पद्य के माध्यम से हम आपको जो कुछ भी बताना चाहते हैं सृजन के कारक तत्व है। भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। कह रहा मस्तिष्क एवं हृदय की न्यूनाधिक सक्रियता के फलस्वरूप, कह रहा मस्तिष्क एवं हृदय के न्यूनाधिक यानी मस्तिष्क और हृदय की सक्रियता के कारण, तत्परता के कारण फलस्वरूप ही अव्यक्त के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य, साहित्य तथा पद्य यानी काव्य, साहित्य की संज्ञा देते हैं। कह रहा कि गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है, यानी जो हम आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं वो हमारे दैनिक यानी दैनिक जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली चीज़ें हैं। कह रहा है कि गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है तथा उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल एवं लय की योजना के साथ रागात्मक भावनाओं को कलात्मक अभिव्यंजना उपस्थित हो, उसे पद्य यानी काव्य कहते हैं, ठीक। कह रहा गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होता है। जैसे कह रहा काव्य साहित्य की संवेदनशीलता पर अधिकांशतः विषय वे होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। कह रहा है जो गद्य जो है हमारा विषय है ये मस्तिष्क के तर्क प्रधान यानी हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, यह चिंतन का विषय है। कह रहे हमारे दैनिक कार्यकलाप यानी दैनिक कार्यकलाप यानी हम प्रतिदिन जो भी काम करते हैं
कार्यकलाप जैसे ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि इसके मुख्य विषय हैं। संक्षेप में हम कहें कि काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है। कह रहे हैं कि काव्य का कह कि गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्राय हमारी बोध वृत्ति पर आधारित है। काव्य साहित्य की संवेदनशीलता पर अधिकांशतः विषय वे होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। हमारे दैनिक कार्यकलाप ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि इसके मुख्य विषय हैं। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है। काल्पनिक यानी जो हम सोचते हैं, जैसे काल्पनिक में हम कल्पना करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम बिना पढ़े खूब ज़्यादा नंबर पा जाए, हम खूब बढ़िया नौकरी पा जाए, हम सबसे पढ़ने में तेज हो जाए। तो ये हम जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारा काल्पनिक होता है। ठीक, कह रहा है गद्य का संसार व्यवहारिक, यानी गद्य जो है हमारा एक व्यवहारिक रूप है। हम जो भी आम चाल हम लोग आपस में या दैनिक जीवन में जो भी बोल चाल करते हैं, ये गद्य के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि गद्य के माध्यम से व्यक्ति को अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना, यानी गद्य के माध्यम से हम जो भी आपको या आप हमसे बात विचार करते हैं, ये सब गद्य की ही देन है। ये गद्य के माध्यम से हम एक दूसरे से अपने बोली का आदान प्रदान करते हैं। व्यक्ति गद्य का प्रयोग काव्य की अपेक्षा सरलता से करता है। कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है गद्य का प्रयोग जो काव्य की अपेक्षा आसान होता है, इसको कहना बोलना जो है काव्य की अपेक्षा ये क्या होता है, आसान होता है, सरल भाषा होता है इसका। कह रहे कि कर सकता है क्योंकि यह क्रमबद्ध ताल लय तुक आदि से मुक्त होता है। यानी इसमें जो गद्य में है, इसमें क्रम का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, इसमें ताल लय और इस सब पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर काव्य होता है तो हमको लय, ताल, मुक्त, इन सब सारे यानी व्याकरण का हमको थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन गद्य में हम टूटी फूटी भाषा में भी हम लोग दैनिक जीवन में जो कुछ भी बोलते हैं, गद्य के माध्यम से बोलते हैं, जो काव्य के अनिवार्य उपादान होते हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि गद्य का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, यह हमारे विचारों और भावों को आसान, सहज, सामान्य भाषा में, यानी जो चीज़ें सबको समझ में आ जाए, ये सारी चीज़ें हम गद्य के माध्यम से एक दूसरे तक भेजते हैं। संप्रेषण यानी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। वक्तव्य का यथातथ एवं प्रभावोत्पादक संप्रेषण गद्यकार का प्रमुख दायित्व यानी जिम्मेदारी होता है। गद्य की भाषा व्यवहारिक होती है। जो हम गद्य की भाषा होती है, इसमें व्यवहार विचार का आदान प्रदान होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है, वक्ता यानी जो हम आपको बताते हैं या आप हमसे जो कुछ भी कहते हैं, वक्ता ने बोलने वाला, यानी जो कुछ हम आपको बताते हैं, चाहे आप हमसे कुछ जानते हैं या पूछते हैं, ठीक, उसे तत्काल अनायास व्यक्त कर सकता है। यानी आप निसंकोच उसको बता सकते हैं, कर सकते हैं। काव्य भाषा की भांति इसमें भंगी, मौक्तिकता, अलंकार, लय, तुक, यदि, प्रभाव, प्रवाह आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यानी कह रहा है गद्य में जो है हमको व्याकरण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है। और लेकिन अगर वही पद्य होगा तो हमको सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। हम गद्य की तरह से पद्य को नहीं बोल पाएंगे, वो उसको बिना उसको क्रमबद्ध और उसका जो तारतम्य होता है, उस चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। कह रहे गद्य में संबंधशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता होती है, यानी महत्वपूर्ण होता है। कह रहे हैं गद्य में जो है संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता रहती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान, अनुसंधान माने क्या होता है, आप कभी भी पढ़िए तो जो है जो हिंदी का नीचे शब्दार्थ होता है उस पर ध्यान दीजिए।
कह रहा कि अनुसंधान, यानी अनुसंधान एक तरह से और जैसे खोज, किसी चीज़ को हम जिसको खोजते हैं उसको अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान के लिए गद्य सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। कह रहे कि किसी चीज़ के खोज के लिए गद्य जो है बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में भी वृद्धि हुई, यानी बढ़ोतरी हुई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि तथा विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, गद्य, काव्य तथा कथा साहित्य के क्षेत्र में इसका एक छत्र राज स्थापित हो चुका है। यानी एक छत्र राज का मतलब कि जो हम चाहें, यानी गद्य पद्य ये जो है अपना धाक जमा चुका है, यानी अपना प्रभाव जमा चुका है। आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा, उपन्यासों का युग है। भारतेंद्र युग से ही गद्य साहित्य पढ़ा लिखा जाने लगा है। कह रहे हैं कि जो भारतेंद्र युग से ही गद्य साहित्य को जो है पढ़ा जाने लगा। संप्रति हमारा साहित्य विशेष रूप से गद्य में ही लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो जो है अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही लोग हैं, इसीलिए अभी आपको भूमिका ही केवल बता रहे हैं, क्योंकि जब सब बच्चे रहेंगे तब तो पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी धीरे धीरे जो है भूमिका से हम शुरू कर रहे हैं, और भूमिका पर आप किताब घर पर भी ले करके जो है आप इसको पढ़ते रहिए। भूमिका को कम से कम 3-4 बार आप दोहरा दीजिए। भूमिका दोहराएंगे तो भूमिका से जो है आपको बहुत क्वेश्चन भी मिलेंगे। पूरे किताब में कहाँ क्या है, किसके विषय में क्या कहा गया है, सारे क्वेश्चन इस भूमिका में भी आपको हर पार्ट से संबंधित भूमिका में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन भूमिका को जब आप अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमको भूमिका पर विशेष, जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुल रहा है, जब तक हम यहाँ आ रहे हैं, तब तक आप पहले शुरू में आपकी ये नहीं कि आप भूमिका छोड़ दीजिए पाठ पर चले जाइए। यानी जैसे मान लीजिए आप जब भूमिका के विषय में जानेंगे तो फिर पाठ पर जाएंगे तो आपको लगेगा हम कुछ पढ़ें, और भूमिका न पढ़ें आप पाठ पर चले जाएंगे तो आपको कुछ लगेगा कि अभी हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं, यानी पीछे की कुछ चीज़ें आपको छूट जाएंगे, ठीक ना। इसलिए जो है अब बस इसमें इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक ना। फिर आप पढ़ते जाइए और जो बताए हैं आप अपना ट्रिक लगाते रहिए, और ट्रिक लगा करके पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। जो आपको नहीं आ रहा है उसको पूछते रहिए, मान लीजिए चाहे जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट के भी आ रहे हैं आप पूछते रहिए, और जैसे आपका टाइम टेबल बना है आप अपना आते भी रहिए, ठीक ना। तो इधर तो मान लीजिए स्कूल काफ़ी दिन से बंद है कि 5-6 महीने हो ही गए, तो इन सब चीज़ों को जो है आप दोनों 9th के हैं। सामाजिक विज्ञान भी है क्या? सामाजिक विज्ञान किताब नहीं है? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, आप इसको हिंदी गद्य का स्वरूप, आप इस पाठ को किताब दोनों के पास है, किताब की आप व्यवस्था भी कर लीजिए और इसको आप पढ़ कर के आइए। इसको पढ़ कर के आएंगे तो हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों को बताते भी रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक है ना। इन सब सारी चीज़ों को जो है हम लोग बताएंगे और आप लोग आइए, लेकिन घर जरूर मेहनत करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई सोचा नहीं था कि इस तरह का स्कूल बंद होगा, इस तरह से स्थिति आएगी। इस समय केवल पढ़ाई का माहौल था, लेकिन इस समय क्या है, हर जगह जो है एकदम बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये तो यहाँ कहिए कि जो भी व्यवस्था है कि आदमी पास के हैं, आप लोग चले आ रहे हैं, हम लोग भी नज़दीक के हैं चले आ रहे हैं। अगर यही कोई दूर का होता तो हम लोग भी नहीं आ पाते, आप भी नहीं आ पाते, आपके गार्जियन भी नहीं आने देते, कहते नहीं ये डर है तो ये बीमारी है तो वो बीमारी है। फिर भी आपको सावधान होकर ही आना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखिए, कभी भी विद्यालय में आइए तो नहा धो करके और कपड़ा जरूर फ्रेश रहे, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए आप कहाँ से आ रहे हैं हम भी नहीं जान रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं आप भी नहीं जान रहे हैं। इसमें कम से कम सावधानी सबसे ज़रूरी है। आप कहीं इधर उधर न घूमें, लोगों के ज़्यादा संपर्क में मत रहें, सावधानी विशेष, क्योंकि बीमारी चली रही, हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए जो है इन सब पर ये करिए। और कल जो है आप उसको भी लाइएगा,
सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। कल तो आप लोगों का वो होगा नहीं, शुक्रवार को। इसके पहले कौन कौन टीचर आए थे आपको? अच्छा, केवल आप लोग शुक्रवार को आ रहे हैं। अच्छा, तो शुक्रवार को तो पिछले शुक्रवार तो हम लोग तो आए नहीं, कोई पढ़ाया था आप लोगों को? अच्छा, चलिए ठीक है, जो लोग आएंगे अपना पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घर पर जरूर पढ़िए, किताब ले लीजिए, सब्जेक्ट वार विषय बना लीजिए, और ये सब चीज़ों को आप जो है अपना ये करते रहिए, ठीक ना। लेकिन इसमें आप ये देख लीजिए, हिंदी में आपको ये दिया हुआ है विषय सूची, ठीक ना। देखिए, हिंदी गद्य, हिंदी गद्य में आपको जो है 9 पाठ है। हिंदी काव्य में आपको भी, उसमें भी 9 पाठ, इसमें 12 पाठ है। फिर आपका संस्कृत है, संस्कृत में 6 पाठ हैं, एकांकी में 5 पाठ है, और व्याकरण खंड में भी जो है 2 खंड हैं छोटे छोटे, ठीक। तो आप इनको क्रम से आप पढ़ते आइए, इसका विषय सूची देख करके आप इस हिसाब से बनाइए। और भूमिका जरूर, पहले आप भूमिका हिंदी अगर हम पढ़ाते हैं तो भी ठीक है, चाहे 8 साल तो वाले पढ़ाएंगे, ठीक ना। कोई भी पढ़ाए, अभी तो इस समय वाले कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो आप लोग आ रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट है आदमी पढ़ा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जब ध्यान रखिए कि कौन सब्जेक्ट, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए हिंदी गद्य, देखिए कह रहा है कि पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अब इसको ये देखिए कि प्रताप नारायण मिश्र ये कौन सा पाठ लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये है, पहला पाठ है आपका बात, यानी आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि बात नामक पाठ कौन लिखा है, तो आप ये बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र। फिर दूसरा पाठ है आपका मंत्र। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि पाठ 2 मंत्र किसने लिखा है, प्रेमचंद। पाठ 3 गुरु नानक देव, ठीक। तो गुरु नानक देव, इस पाठ को, पाठ 3 को किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ 4 है गिल्लू, इसको किसने लिखा है, ये तो आपका बहुत पुराना पाठ है, आप नीचे भी क्लास में पढ़ते आए होंगे। गिल्लू यानी महादेव वर्मा, ठीक ना। गिल्लू किसका नाम है, एक गिलहरी को गिल्लू कहा जाता है, उस गिलहरी का ही नाम गिल्लू रखा गया है, ठीक ना। आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पाठ है। फिर है पाठ 5 है स्मृत। स्मृत, इसको श्री राम शर्मा लिखे हैं। फिर पाठ 6 है निष्ठामूर्त कस्तूरबा, इसको काका कालेकर लिखे हैं, ठीक। पाठ 7 है ठेले पर हिमालय, इसको किसने लिखा है, धर्मवीर भारती। तोता, इसको किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। और 9वां है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, यानी सड़क और सुरक्षा के यातायात के नियम क्या है, ठीक है, इसके विषय में बताया गया है। तो आप जो है एक एक पाठ, पहले तो आप भूमिका को पढ़ करके आइए और इसको जरूर याद कर लीजिए किस पाठ को किसने लिखा है, ठीक ना। और फिर यहाँ देखिए हिंदी काव्य में देख लीजिए, साखी यानी साखी की रचना किसने किया है, कबीरदास। पदावली किसने लिखा है, मीराबाई। ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। दोहा किसने लिखा है, रहीम। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पंचवटी की रचना किसने किया, मैथिली शरण गुप्त। ऐसे ही आपको याद है। अगर हम पूछ देते कि पुनर्मिलन किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। दान किसने लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्हें प्रणाम किसने लिखा, सोहनलाल द्विवेदी। पथ की पहचान किसने, हरवंश राय बच्चन। पहले आप इस विषय सूची से आप इनके लेखक और रचनाकार गद्य और पद्य में, ठीक ना, आप इसको देख लीजिएगा किस पाठ को किसने लिखा है, ठीक ना। क्योंकि कभी भी इससे आपको पूछा जाता है कि फला पाठ के लेखक कौन है, फला पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। और भूमिका से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे, अभी सितंबर तो शुरू हो गया है, सितंबर तक तो मान के चलिए कि ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कि अक्टूबर से स्कूल संभवतः जैसा आदेश होगा वैसा
चलेगा। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप गद्य का विकास भारतेंद्र तथा द्विवेदी युग यहीं से शुरू करिएगा और आराम से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम आपको कह दिए तो आप एक ही बार में एक ही दिन में पूरा पाठ खत्म कर दीजिए। ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। आप उसको आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझने की भी कोशिश करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं जहाँ नहीं समझ में आप पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। स्कूल में आइए तो टीचर से आप संपर्क कर लीजिए।